एवरीवन, वेलकम टू सेन एकेडमी। माय नेम इज शिल्पी मुखर्जी। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आज हम लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, जिसका नाम है इरम जी। इरम जी ने 2024 दिसंबर यूजीसी नेट जेआरएफ इन मास कम्युनिकेशन क्वालिफाई किया है। आज इरम जी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे उनके जो जर्नी है, उनका जो प्रिपरेशन जर्नी है, स्टडी टेक्निक्स है एंड उनका एक्सपर्ट एडवाइस। एक दिन इरम जी ने इसी प्लेटफॉर्म में एस्पिरेंट्स के तौर पे मौजूद थे। आज इरम जी ने ये जो डिफिकल्ट एग्जाम है वो क्वालिफाई करके आज इंटरव्यू देने के लिए इस यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप बताइए इरम जी, आपको कैसा फील हो रहा है? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड गुड इवनिंग टू यू। एंड जो भी देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत वेलकम। मैम, आपने सही कहा कि ये एक सरियल मोमेंट होता है जब आप फाइनली इस एग्जाम को क्रैक करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने जितनी भी मेहनत की वो सारी जो है फाइनली यू सी कि उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके जो फैमिली या आपके जो फ्रेंड्स, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनका जो सपोर्ट रहता है, जब आप देखते हो कि उनके चेहरे पे वो खुशी, जो उन्होंने आपका स्ट्रगल देखा होता है, उससे वो चीज़ है जो आपको सबसे ज्यादा खुश कर देती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब रिजल्ट आया। तो माई सिस्टर एंड माई मदर वर देयर एंड मेरी सिस्टर को मैंने कहा तुम ही चेक करो रिजल्ट, तुम ही देखो, तुम ही बताओ। एंड उसने बताया कि सेज क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। तो इट वाज रियली अ वेरी हैप्पी मोमेंट। जब मैंने देखा उनके चेहरे पे वो खुशी, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे फादर आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनको हमने वीडियो कॉल पे बताया, तो वो भी काफी खुश हुए। सो वो एक चीज होती है कि आपको लगता है कि हाँ, मतलब पेरेंट्स को खुश देख के ही आपको लगता है कि हाँ चलो, कुछ तो हासिल हुआ थोड़ा बहुत ही। तो आपने सही कहा, मेरा ये इंटरव्यू करने का मेन मकसद यही था कि जो भी हमें देखे, जो भी इस इंटरव्यू को देखे, जो भी इस वीडियो को देखे, उनको थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन मिले या थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिले। ऐसा कुछ नहीं कि इंस्पिरेशन है, लेकिन मोटिवेशन थोड़ा सा मिल सकता है जो भी एस्पिरेंट्स है। क्योंकि मुझे खुद इन जेआरएफ सक्सेस स्टोरीज से खुद एक मोटिवेशन मिलता था या इंस्पिरेशन मिलती थी। मैंने सेन एकेडमी को भी ऐसे ही डिस्कवर किया थ्रू एन इंटरव्यू ऑफ अ जेआरएफ, जिन्होंने क्वालिफाई किया था। एंड वो बार बार सत्यम सर का नाम ले रहे थे, तो मैंने सोचा ये सत्यम सर कौन है। तो that's how I got introduced to Sen Academy. And मैंने फिर yeah, this is uh, overall this is what happened. Talking about myself, I am from Srinagar, Kashmir, born and brought up in Srinagar, Kashmir, और मैंने बैचलर्स किया है इन इंजीनियरिंग कश्मीर से ही। एंड उसके बाद मैं हमेशा से जर्नलिज्म करना चाहती थी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई हैड टू, आई वेंट इनटू दिस। And after that, I worked outside Kashmir also. I worked in multinational companies like IBM and HP. Lekin and meanwhile, I also used to apply for some government exams, and I used to prepare for that also. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरा था कि हमेशा से मुझे मास कॉम पढ़ना है, मास कॉम पढ़ना है। सो एक टाइम आया लाइफ में, इट वाज पोस्ट कोविड, आई थिंक 2021 की एंडिंग थी। एंड मेरी बहन ने तब काफी सपोर्ट किया। शी सेड कि हाँ, तुम्हारा तो गोल है मास कॉम पढ़ना, तो गो फॉर मास्टर्स। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन इन माय लाइफ एट दैट पॉइंट कि अपना वो स्ट्रीम छोड़ के पूरी तरह से अपना करियर शिफ्ट करना टू अनदर discipline. So I went and I joined Central University of Kashmir at that time, and I think it was the best decision of my life. I believe that because वहाँ पे I realized कि सच में मेरा जो ये सपना था कम्युनिकेशन, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स, हर कोई कहता था कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, तुम इसी में करो, इसी में करो कुछ। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि एकेडमिकली आई एम डूइंग गुड। So it was during that time, I think in third or fourth semester, I got inspired from my university professors. मैंने उनको देखा and I was like मुझे भी यही करना है, मुझे भी टीचिंग ही करनी है। क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ाने का भी शौक था, मेरे छोटे भाई बहनों को पढ़ाती रहती थी मैं, कजन्स वगैरह को। तो मुझे था कि हाँ, फाइनली देर इज समथिंग, कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा सकते हैं। एंड मुझे तब पता चला कि फॉर यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने के लिए यू नीड टू क्वालिफाई समथिंग कॉल्ड नेट और जेआरएफ, और यू हैव टू गेट इनटू पीएचडी। तो तब मुझे ये थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पता लगने लगा। एंड उसके बाद क्या हुआ कि देन
मैंने तब थोड़ा बहुत नेट के बारे में थोड़ा सर्च किया कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हमें यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट का वर्कलोड रहता था, तो मैं प्रिपेयर ऐसे नहीं कर पाई। देन आई वाज इन फोर्थ सेमेस्टर इन दिसंबर 2023 में, मतलब फोर्थ सेमेस्टर खत्म ही होने वाला था, डिग्री खत्म होने वाली थी। सो आई सेड कि चलो नेट का एग्जाम दे देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। एंड मैंने कोई स्पेसिफिक प्रेपरेशन तब नहीं की थी। मैंने सिर्फ जो हमारी रेजिडुअल स्टडी, मतलब जो भी मेरे दिमाग में मास्टर्स की जो स्टडी थी, तो उस बेसिस पे मैं एग्जाम देने चली गई विदाउट थिंकिंग कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे नेट से सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे था। कम थे, मतलब 170 नेट का कट ऑफ हुआ था, मेरे 168 पॉइंट्स थे। एंड बुरा नहीं लगा तब मुझे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं करके गई थी। तो लेकिन मुझे एक बूस्ट मिला कि अच्छा, तो मैं कर, मतलब नहीं मुझे कर ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ। अगर मैंने और पढ़ाई की, अगर मैंने अच्छे से ध्यान से पढ़ा नेट के लिए, तो आई कैन डू इट। मेरे आई कैन डू इट। तो उसके बाद मेरे मुझे लेकिन पता था, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैंने पास्ट में भी कुछ एग्जाम्स दिए हैं, हालांकि मैं कहीं पे भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। आई यूज टू थिंक कि मेरे से तो एग्जाम एग्जाम कुछ नहीं होगा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बनी हूँ मैं कभी। मेरा हमेशा 2-3 मार्क्स से ही छूट जाता था, हमेशा ही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो मुझे लगता था कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन हाँ, फिर से वो जो एक जील होता है कि नहीं, करना तो है, आई क्योंकि कैन डू हमारा इट। एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि हमें कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं टू टू गेट समथिंग इन दिस कंट्री स्पेशली। सो मैंने सोचा नहीं, नेट तो फिर करना ही है, अगर मुझे टीचिंग में जाना है। दिस 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 इज अ क्राइटेरिया सेट बाय यूजीसी, आई हैव टू गो फॉर इट। तो फिर मुझे ये भी पता था कि इंसान खुद से तो पढ़ सकता है अच्छे से सेल्फ स्टडी से, लेकिन वो टाइम बहुत लेगा। तो आपको चाहिए होती है एक गाइडेंस, राइट। एक कोचिंग सेंटर या एक टीचर की गाइडेंस क्यों चाहिए होती है, उससे आपका टाइम काफी बच जाता है। बिल्कुल। और टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए लाइफ में टाइम बहुत एंड इंपॉर्टेंट ये है। एग्जाम के लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि सिक्स और महीने भी बाद ज्यादा, हमारी एग्जाम आ जाता है, एग्जैक्टली शेड्यूल होता आपको है। 1 साल का टाइम नहीं मिलता है, और वो 6 मंथ्स कैसे चले जाते हैं आपको पता नहीं पता नहीं चलता है चलता। ना। तो मैंने ऐसे यूट्यूब सर्च करना शुरू किया अराउंड 2024 फेब के अराउंड, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैंने ऐसा एक इंटरव्यू देखा, जैसा कि मैंने आपको कहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई जेआरएफ एस्पिरेंट लोग जेआरएफ क्रैक कर चुके थे, एंड दे वाज थैंकिंग सैन एकेडमी एंड सेइंग कि सत्यम सर ये, सत्यम सर वो। तो मैंने कहा हाँ, अब देखते कि सत्यम सर कौन कौन है है। ये सत्यम सर? तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू सेन एकेडमी। मैंने देखा कि आपका एक कोर्स आता है, तो मैंने वो कोर्स परचेज कर लिया। एंड अब कोर्स परचेज कर लिया इंसान ने, लेकिन उस उतना ही नहीं है आपका काम। काम है कि आप उस कोर्स में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आप लोगों ने वीडियोस रखे हुए हैं, जैसे हमारे 10 चैप्टर्स है पेपर 2 के, तो आपने 10 चैप्टर्स के पर चैप्टर 10-10 वीडियोस कम से कम तो रखे हुए हैं। तो वो बिल्कुल। 10 के 10 वीडियोस आपको पढ़ने हैं, उनको सुनना है। उनको सुनना ही नहीं है, सिर्फ उनके नोट्स भी बनाने हैं। तो हैंड रिटन ये नोट्स। एग्जैक्टली ये एक काफी इम्पोर्टेंट टास्क था, राइट। इसमें मेरी एक फ्रेंड ने काफी हेल्प की, वो भी, हम दोनों एक साथ ही पढ़ रहे थे, उनका नेट तब हो चुका था। तो हम पढ़ रहे थे एक साथ, एंड हम दोनों ने साथ साथ, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है जब आप ग्रुप स्टडी में पढ़ते हो। तो हमने, आई थिंक मार्च 2024 में मैंने वो कोर्स परचेज किया था, एंड हमने पढ़ना शुरू किया। एंड उन दिनों रमजान का महीना था, तो रमजान में आपको पता है कि हमें प्री डॉन उठना पड़ता है, वो खाना एंड ऑल। खाना खाने। तो तो उस टाइम जब अभी सनराइज भी नहीं हुआ था, तो हम तब 1 घंटा पढ़ते थे, 1 घंटा, तब हम एक लेक्चर सुनते थे, शाम को हम एक और लेक्चर सुनते थे। तो पर डे 2 लेक्चर्स करके हमने, आई थिंक विद इन 1 मंथ 15 डेज के अंदर अंदर, और 2 मंथ्स हार्डली के अंदर अंदर सारे वीडियोस देख लिए। और हाँ, हैंड रिटन नोट्स मैंने साथ साथ बना लिए थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद पीडीएफ्स भी आपने अवेलेबल रखी है हर चैप्टर में। हर चैप्टर में लगभग 10 पीडीएफ्स भी है, राइट। तो उन पीडीएफ्स को भी फिर पढ़ना, और पढ़ना। नोट्स, अपने नोट्स को उन पीडीएफ्स के साथ मैच करना। मैच करना। और नोट्स का मतलब नहीं है कि आपको पूरी दुनिया उसमें लिखनी है, नोट्स का मतलब है कि आपको समराइज करके चीजें लिखनी है उसमें, कीवर्ड्स ताकि जब हो, आप, स्पेसिफिकली कीवर्ड, कीवर्ड एंड लिखना। पढ़ना शुरू करो, जब आप वो रिवाइज करो, तो इट शुड बिकम इजियर फॉर यू टू रिकॉल कि मैंने वीडियो में क्या सुना था उनसे, ठीक हम्म। है, क्योंकि वीडियो तो बार बार नहीं देखा जा सकता है, इट बी वेरी टाइम कंज्यूम।
तो वो चीजें थी, तो उससे मेरा बेसिक सिलेबस जो है वो कवर हो गया। ठीक है, अब मेरा काम क्या था, अब मुझे बेसिक सब पता था। और सर ने भी अपने वीडियोस में कहा था कि आप लोग पहले बुक्स, बहुत सारी बुक्स आती है, उन्होंने कहा पहले आप एक बार ये मेरा सुन लो, उसके बाद आप बुक्स भी चाहो पढ़ना तो आप इजी हो जाएगा बुक्स पढ़ना। एग्जैक्टली। एंड वो सही था। उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ पे मुझे लगता था कि कहाँ मुझे बुक पढ़ने की जरूरत है या मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की जरूरत है, उसमें मेरा इजी हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार सारा सिलेबस कर लिया था कवर। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो उस वजह से मेरा जो है फिर नेट का जो एग्जाम था पिछले साल, सॉरी पिछला जो जून का जो एग्जाम था, 17 जून को एग्जाम था, वो तो दे दिया, लेकिन वो फिर कैंसिल हो गया और वो सितंबर में फिर एग्जाम लिया गया। थैंकफुली तब मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। 184 कट ऑफ किया था, मेरे 186 पॉइंट्स थे। एंड इवन दो आई वाज एमिंग फॉर जेआरएफ दैट टाइम आल्सो, बट मैं आई वाज हैप्पी दैट एटलीस्ट आई क्वालिफाइड नेट, यू नो। एंड 2 दिन मैंने उसकी खुशी भी मनाई, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा गोल जेआरएफ था। सो हियर वन सेटिस्फेक्शन मोर नहीं थिंग मिल रहा आई। था आपको रिजल्ट से? राइट। सेटिस्फेक्शन। राइट। एक हिसाब से सेटिस्फाइड थी मैं कि चलो कुछ तो, आई वाज थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि कुछ तो मैंने, नेट तो एटलीस्ट एक बाउंड्री तो हो गई। हो गया है। लेकिन अब ये एक और वो भी मोटिवेशन भी हो गया कि अभी रुकना नहीं है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी और भी करना है। दिल्ली तो और दूर नहीं, हाँ। नहीं दूर गया तो हाँ, दिल्ली पर और दूर नजदीक भी आ गई है। नजदीक आ गया। हाँ। तो अब बस ये था कि 20-30 पॉइंट्स का ये डिफरेंस है। अब मैंने इस पे सोचना शुरू कर दिया कि क्या चीज रह गई कि मुझे ये 20-30 पॉइंट्स कैसे पीछे रह गए। तो आई स्टिल रिमेम्बर रिजल्ट के एक दिन बाद ही मैंने सत्यम सर को कॉल किया। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सत्यम सर इज दैट ही इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल। इवन इफ अगर वो उठा नहीं पाते, वो ही विल कॉल यू बैक, यू नो। So for him to be available to students, that's a good thing in itself. So I asked him, sir, I want to qualify JRF. मुझे कुछ give me some tips and tell me कि मुझे और क्या करना चाहिए. So he asked me कि किस चीज में आप पीछे रह गए, तो थोड़ा सा एनालाइज किया हम लोगों ने. तो that call was very important for me at that time. I would like to thank him for that also. So the thing is कि उसके बाद मैंने थोड़ा एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें जो है वो मेरी थोड़ी लैग कर गई. फॉर एग्जाम्पल मीडिया लॉज का जो मेरा चैप्टर टॉपिक था वो थोड़ा वीक था. ठीक है. और भी कुछ लग रहा था, कुछ कुछ कहीं कहीं से कुछ कुछ टॉपिक्स है जो थोड़े वीक है, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. पेपर 1 स्पेशली आई वुड लाइक टू टेल, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी एस्पिरेंट है, हम लोग अक्सर पेपर 1 को ना निग्लेक्ट कर देते हैं. हाँ, हमें वही लगता है कि चलो पेपर. वही मैं बताने वाली हूँ, आपको क्वेश्चन पूछने वाली थी कि जो सब्जेक्ट वाइज, वी ऑल नो दैट कि यूजीसी नेट में क्या होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पेपर 1 के लिए अलग से अटेंशन देना पड़ता है, पेपर 2 के लिए अलग से अटेंशन देना पड़ता है। पेपर 2 हम लोगों का सब्जेक्ट पेपर है, सो बेसिक चीजें हम लोगों को पता होता है, बट वास्ट में जाके यूजीसी नेट में पढ़ना पड़ता है। बट पेपर 1 बिल्कुल नया एक एरिया है जिसमें हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग एरिया बनाना पड़ता है हम लोगों को। तो आपने ये जो अप्रोच क्या था आपका पेपर 1 में, जो रिसर्च एंड टीचिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें जो होता है पेपर 1 में, जो नया मतलब न्यू तो नहीं होता है, बट हम लोग उसके ऊपर ज्यादा चर्चा पहले नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट बढ़ते थे। तो जो नया पेपर 1 का जो न्यू एरिया है, उसके ऊपर कैसे आपने आपका जो ताकत है, आपका जो पावर है, उसको अचीव कैसे किया आपने? राइट. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम, क्योंकि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अब सीखा है कि पेपर 1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, टू गेट जेआरएफ एक्चुअली. तो पेपर 1 को निग्लेक्ट नहीं करना है. हमें लगता है कि चलो पेपर 1 में तो 50 ही क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तो पेपर 2 के है, तो छो लेकिन पेपर 1 इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. देखिए पेपर 2 में हमेशा ऐसे 20-25 क्वेश्चंस रहते हैं जो आप कितना भी पढ़ लो, आपके हाँ, दिमाग में, में नहीं। मतलब आपके इससे बाहर. जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ कानपुर. इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू नो ऑल द न्यूज़पेपर्स ऑफ ऑल द सिटीज ऑफ इंडिया, है ना. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस. तो वो क्वेश्चन तो अब जिसने बहुत भी पढ़ा होगा उसके लिए भी वो उतना नहीं. लेकिन बिल्कुल। पेपर 1 एक ऐसा पेपर है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप उसमें 80%, 90% मार्क्स ला सकते हो. ठीक है, बहुतों के तो आते हैं 80+ बिल्कुल। मार्क्स आते हैं.
तो उसके लिए आप क्या पेपर वन को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है। थैंकफुली मैंने इससे पहले वाले अटेम्प्ट में भी पेपर वन को निग्लेक्ट नहीं किया था, मैंने उस पे इक्वल नहीं तो एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम पेपर वन को दिया था। लेकिन द थिंग इज कि इस बार मैंने देखा कि कुछ चैप्टर्स मेरे वहां भी वीक है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है। तो लॉजिकल रीजनिंग मुझे उसके वर्ड से ही डर लगता था कि क्या करूंगी वो, यू नो वो जो प्रमाणास है या स्क्वायर ऑफ इंडियन ऑपोजिशन है, लॉजिक, मुझे इंडियन लॉजिक इंडियन एंड लॉजिक वेस्टर्न या लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक भी, इंडियन लॉजिक भी वेस्ट। तो फिर मुझे उससे एक डर जैसा, खौफ जैसा लग गया। लेकिन डर नहीं रखना, यू हैव टू कॉन्कर योर फियर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने इस बार आई थिंक 10-15 दिन में एक एक 2-2 घंटा पेपर वन के लिए रखा, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के लिए रखा। तो मैं शाम शाम को यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब पे आपको पेपर वन के लिए तो अबंडेंट कंटेंट है। इनफैक्ट आपके जो सेन एकेडमी है वहां भी पेपर वन के लिए कंटेंट है। तो पेपर वन के लिए अबंडेंट कंटेंट है। हाँ, केवीएस मदान की किताब भी मैंने खरीद ली बिल्कुल। थी बहुत पहले, तो उसमें भी काफी ज्यादा आपको सीखने को मिल जाता है। सो द थिंग इज कि आपको बस समझना है, कंटेंट अवेलेबल है। तो मैंने बस उस पे थोड़ा सा वर्क किया, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग से डर लग रहा था। वो 5 क्वेश्चंस भी बहुत मैटर करते हैं। तो मैंने सोचा पांच नहीं तो 5 में से 4 ही हो जाए, तो 3 ही हो जाए, तो दैट वुड ऑल्सो मीन अ लॉट। तो लॉजिकल रीजनिंग पे काफी काम किया। फिर एमआर, इवन तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, बट प्रैक्टिस, इसमें टाइम कंज्यूमिंग चीजें होती है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप टाइम को बचा सकते हैं। क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में ये भी गलती हो गई थी मेरे से कि टाइम मैनेज नहीं कर पाई मैं ठीक से। तो हाँ। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैं पेपर वन के फुल लेंथ जो क्वेश्चन पेपर्स है पिछले सालों के एनटीए के, वो लेके उसको लगाती थी सुबह सवेरे 1-1 घंटे का टाइमर मतलब सेट आपने करके। पीवाईक्यू सॉल्व किया है बहुत ही केयरफुली। यस मैम, मैंने कोई अलग से मॉक टेस्ट या कोई अलग से क्वेश्चंस ऐसा कुछ बस सॉल्व नहीं किया, पीवाईक्यू और सिर्फ पेपर पीवाई वन क्यूज। ओनली पीवाई। पीवाईक्यू सॉल्व किया। बहुत सारे यस मैम। पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि हर एक एग्जैक्ट एग्जाम में पेपर वन का 30 to 35 शिफ्ट्स होता है, तो पेपर वन के लिए क्वेश्चंस बहुत अवेलेबल है। तो स्टूडेंट एग्जैक्टली। अगर चाहे तो पेपर वन के लिए हर रोज एक पेपर, जो मैं हमेशा, आप भी सुने होंगे क्लास में मैं हमेशा बताती थी कि बताती हूँ कि एक दिन पेपर वन 1 घंटा बैठ के टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना जरूरी है। और आपने ये वही फॉलो किया है, राइट? वही मैंने किया। इनफैक्ट हमारा पहले जो हमारा एग्जाम का डेट निकला था वो मॉर्निंग शिफ्ट का निकला था, 9 AM। तो मैं सुबह के 9 बजे ही पेपर लगाती थी, ताकि मेरा ब्रेन भी वैसे वायर हो जाए कि 9 बजे मुझे वो प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं टाइमर सेट करके पेपर वन और अच्छे से बाजाबता कि मैं उसके मार्क्स भी कैलकुलेट करती थी कि कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, जस्ट टू गिव मी माई सेल्फ अ फील ऑफ दैट एग्जाम हॉल। तो और मैंने ज्यादा भी नहीं किए। जो आर गुप्ता की किताब आती है पीवाईक्यू की, उसमें ही जितने पेपर वन के पेपर्स दिए हुए हैं वही सारे लगाती थी। एंड फिर हमारा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ भी नहीं, पेपर फिर पोस्टपोन होके सेकंड शिफ्ट में हो गया। लेकिन वो जो एक प्रैक्टिस रहती है आपके दिमाग को, तो उससे मेरा टाइम बहुत बच गया एग्जाम में। यू नो टाइम, जो टाइम मैनेजमेंट रहा मेरा, वो मेरा सब प्रैक्टिस की ही वजह से रहा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर विद माय फेलो लर्नर्स, कि आप लोग प्लीज प्रैक्टिस बहुत कीजिए, स्पेशली जो ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल मैथ्स, बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स एंड बेसिक लेवल ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन है। बट इसमें हमें टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम में। लेकिन अगर आपने इसमें प्रैक्टिस की हुई है हर दिन, आप स्पेशली एग्जाम से 1 महीना पहले अगर आप कंटिन्यूअसली इसको रोज 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 थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, वी तो कैन आपको कंट्रोल एग्जाम द में टाइम। अपने आप वो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल। लगेगा कि अरे पेपर तो बहुत बहुत शॉर्ट था, ये तो जल्दी खत्म हो बिल्कुल, गया। हाँ, आधा घंटा पहले पेपर खत्म हो जाता है अगर मेरे सही साथ से। भी वैसा ही हुआ। हाँ, राइट। आधा घंटा पहले पेपर खत्म हो जाता है। जो लोग आप मतलब जितने सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूंगी कि इरम जी का जो पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, प्लीज आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिए और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करिए। और एक अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हर रोज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए, जो इरम जी रिपीटेडली हम लोगों को बता रहे हैं। प्लीज
इसको सुनिए, क्योंकि यही है पीवाईक्यू का राज। पीवाईक्यू करने से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है, कैसे क्वेश्चन आने वाला है ये ब्रेन में भी, हम लोगों का ब्रेन भी रेडी हो जाता है कि क्वेश्चन ऐसे आता है और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन और एग्जैक्टली तो नहीं पता होगा, किसी को नहीं राइट। पता होता है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, बट क्वेश्चन का तरीका पता हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम लोगों ने प्रैक्टिस इतने सारे आपको करना है कि वो तरीका प्रॉम्प्ट टू आना चाहिए। एग्जाम हॉल में कोई भी टाइम, एक सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट इरम जी? राइट। हम यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी पीवाईक्यूज के हवाले से ही। हम्म। देखिए, हमें कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद पीवाईक्यू हमें एंड पे सॉल्व करना है, जब हमारी सारी प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई और अब हम पीवाईक्यू पर। ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू आपको D1 से देखना है कि प्रीवियस पीवाईक्यू का मतलब ये, पीवाईक्यू करने का मकसद ये है, जैसा कि आपने कहा, इससे हमें पता चलता है कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो जब आप पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे, आपको पता चलेगा कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो मुझे इसमें किस किस हिसाब से इसको पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने को तो आप पढ़ाई तो समुंदर है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ये एक एग्जाम है, यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली, नॉट ओनली हार्डली, यू हैव टू डू हार्ड वर्क बट वेरी स्मार्टली। So you cannot study everything or every book from cover to cover. That you can do later in research for sure. But एग्जैक्टली। in this exam, you have to target this particular exam. You have to see the examiner's mindset कि वो कैसे पेपर सेट कर रहे हैं। पेपर वन में मैंने एक चीज किया which helped me, which I would like to share, is that मैंने क्या किया, मैंने जो भी PYQs मैं करती थी ना, मैं एक अपने नोट्स, जो पेपर वन में मैंने ज्यादा नोट्स नहीं बनाए, तो पीवाईक्यू में मैं लेकिन उन पीवाईक्यूज के टॉपिक्स नोट करती थी कि किस टॉपिक से पीवाईक्यूज आए हैं। एंड फिर जब रिपीटेड पीवाईक्यूज होते थे ना उस टॉपिक पे, तो मैं उसको एक कलर्ड पेन से उसको और एक प्लस या एक टिक कर देती थी। उससे मुझे लगता था कि ये टॉपिक से बहुत बार पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। और जब आप एग्जाम से कुछ दिन पहले सोचते हो ना, क्या रिवाइज करूं, और फिर जब आप वो नोट उठाते हो, आपको रियलाइज होता है कि ये टॉपिक तो मुझे रिवाइज बहुत करना ही इंपॉर्टेंट। करना है, क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। सो वो मैंने किया। बिल्कुल वो छोटे जब हम थे और वो हम कलर्ड पेन्स जो यूज करते थे, वो मैंने बहुत अच्छे से वो कलर्ड पेन्स, हाइलाइटर सब यूज किया, जस्ट टू हेल्प मी एट द एंड, जब रिविजन करना है एंड यू हैव ऑल द प्रेशर ऑफ द एग्जाम एंड यू डोंट नो व्हाट टू रिवाइज। बट एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल, ऑल दैट जो आपने मेहनत की होती है अपने नोट्स पे, वो हेल्पफुल हो जाती है उस टाइम हाँ, पे। बिल्कुल। और कलर थेरेपी बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है फॉर रिटेनिंग, मतलब ब्रेन में राइट। बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बैठ भी जाता है। अच्छा इरम जी, पीवाईक्यूज का बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं एक बात आपको, क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ कि सेन एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है और एप्लीकेशन में भी बहुत सारे पीवाईक्यू का सेशन भी लिया गया है। मल्टीपल राइट। एडुकेटर्स ने पीवाईक्यू का सेशन लिया है। तो आपको वो सेशन से कुछ मदद मिला है? राइट मैम। पीवाईक्यू के सेशंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वीडियोस उतने पीवाईक्यूज के नहीं देखती थी, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको टाइम चाहिए होता है। तो लेकिन सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो मेरे लिए रहा है ना, जो आपके पीडीएफ्स आते हैं एप्लीकेशन पे, हर यूनिट में आपने कम से कम 10 पीडीएफ्स रखे हुए हैं, ठीक है। एंड सत्यम सर हमेशा कहते थे कि ये डाउनलोड करो, ये प्रिंट करो और शेयर भी कर दो। मतलब ऐसा नहीं कि ही इज लाइक ये हिडन रखो या कुछ। सो he had given us the permission to even print and share it with others. So what I used to do, वो पीडीएफ्स तो मैं रिवीजन के लिए पढ़ती ही थी, उसके अलावा हर यूनिट में एंड पे एक ऑल यूनिट करके एक पीडीएफ आती है, राइट, और उसमें सारे पीवाईक्यूज है सेक्शन वाइज ऑन दैट यूनिट। सो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर यूनिट प्रैक्टिस करना है या मुझे कोई पर्टिकुलर यूनिट पढ़ रही हूँ और उसको रिवाइज करना है, तो मुझे उस पर्टिकुलर यूनिट के पीवाईक्यूज भी उधर मिल जाते हैं और मैं वो पर्टिकुलरली वो करती हूँ। क्योंकि आपके पास बुक तो है, आर गुप्ता की किताब है जिसपे आपको पेपर दिए गए हैं ईयर वाइज। ईयर लेकिन आपने जो इसको सेग्रीगेट किया है इनटू यूनिट वाइज। particular unit wise, it is also helpful for an aspirant. That was very helpful for me, so I used to do that also while preparing certain units. दैट्स ग्रेट। अच्छा इरम जी, आपका जो प्रिपरेशन का जो टाइम है, मतलब वैसे तो हर एक एस्पिरेंट्स के लिए अलग अलग शेड्यूल होता है, पढ़ने का टाइम अलग होता है, जैसे वो सोते हैं, जैसे वो उठते हैं, जब मतलब लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका पढ़ने का शेड्यूल क्या रहेगा। कोई बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी है जो काम भी करते हैं,
मतलब बाहर जाके ऑफिस वर्क भी करना पड़ता है, या फिर कॉलेज में स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब एकेडमिशियन है। बट सभी के लिए मतलब एक आइडियल शेड्यूल बोल के तो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आपको क्या लगता है कि एक जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितना घंटा डिवोट करना चाहिए? एक एग्जाम मतलब जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कितना घंटा पेपर वन के लिए और कितना घंटा पेपर टू के लिए डिवोट करना चाहिए? मैम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो हमें अक्सर हमारे माइंड में होता है कि कितने घंटे पढ़ा, कोई बोलता है मैंने 10 घंटे पढ़ा, मैंने 15 घंटे पढ़ा। ह्यूमनली ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है। एक्चुअली आई बिलीव स्ट्रांगली कि क्वालिटी मैटर्स इन क्वांटिटी डज नॉट मैटर। अगर कोई बंदा एक ही घंटा पढ़ रहा है लेकिन वो उस एक घंटे में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टरबेंस के वो क्वालिटी टाइम दे रहा है, दैट मीन्स वो उस बंदे से बेटर पढ़ रहा है जो मानिए 3 घंटे डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टरबेंस के साथ पढ़ रहा है ना। सो आपने सही कहा कि इट मैटर्स फ्रॉम एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन अर्ली राइजर, आई लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग्स। ठीक है, तो मैं मॉर्निंग्स में ही पढ़ती थी। मैं शाम को 8-9 के बाद आई नीड रेस्ट, आई कैन नॉट स्टडी आफ्टर 8-9 p.m. बट देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर ऑल्सो क्वालिफायर्स, हु विल हैव स्टडीड आफ्टर 8-9 p.m., जो रात को पढ़ते हैं, उनका दिमाग तभी एक्टिव होता है। सो दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मैं अपना बोल सकती हूँ कि मैंने इतना घंटा पढ़ा पर मैं नहीं चाहूंगी कि कोई ये सुन के उसको लगे कि अच्छा मुझे भी इतना ही घंटा पढ़ना है या मुझे भी इसी टाइम पे पढ़ना है। दैट इज नॉट द केस। द केस इज इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब द थिंग इज कि अगर आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आप पढ़ रहे हो आज, फॉर एग्जाम्पल आज आपने 1 घंटा पढ़ा, या आपने 2 घंटा पढ़ा, तो आपको कल भी वो 2 घंटा मेंटेन करना है। ये नहीं करना कि कल आप अब एक ही घंटा पढ़ो और परसों आप पढ़ो ही नहीं, या फिर आप एक दिन 7 घंटा पढ़ो और दूसरे दिन आप भूल ही जाओ। तो इट विल नॉट हेल्प यू। कंसिस्टेंसी। आपको अपने ब्रेन को ना एक तरफ से अपने ब्रेन को तैयार करना है इस एग्जाम के लिए। और वो बिल्कुल तभी बिल्ड हो, वो उसमें टाइम लगेगा, उसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी। आपको यू हैव टू कीप योर ब्रेन ऑक्यूपाइड विद स्टडीज, ताकि बिल्कुल बाद में जो जब आपका एग्जाम का दिन हो उसको कुछ, आपके ब्रेन को कुछ नया ना सुनने, मतलब योर ब्रेन शुड नॉट गेट इनटू अ शॉक। योर ब्रेन शुड बी रेडी, योर ब्रेन शुड बी प्रिपेयर्ड। और वो तब होता है जब आपने उसको हर दिन वो किताबें दिखाई होती है और हर दिन आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो डोज लिया होता है। तो आई would only suggest everybody who is listening to this interview that please maintain consistency in your life. It's more कंसिस्टेंसी। important. एंड प्लीज अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया इज अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन इन टूडेज बिल्कुल लाइफ। हम लोग चाहे इंस्टाग्राम हो, किसी मतलब रील्स वगैरह से हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैंने एक चीज की थी कि मैं एक टाइमर लगा के रखा था अपने इन एप्स पे, ताकि मैं उस टाइमर को एक्सटेंड ना करूं। एक दिन का कुछ मिनट्स का टाइमर होता था, क्योंकि आप उनको अगर आप डिलीट करेंगे ना वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन उसके लिए ना क्रेव करेगा कि मुझे वो तो आप अपने दिन का कुछ हिस्सा उसको दे दीजिए, लेकिन बहुत कम हिस्सा। अपने टाइम को लिमिटेड तरीके से आप डिवाइड कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशियस चीज है, उसको आप वेस्ट ना होने दें किसी भी तरीके बिल्कुल से। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इंस्टाग्राम रील्स, यू कैन कंज्यूम मीडिया। हम फिल्म स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं, हम मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं। इस बार तो क्वेश्चंस भी फिल्म्स के रिलेटेड कितने सारे आए थे। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर useless reels and all this stuff, watch some content which will help you in your preparation itself. बहुत अच्छा एक पॉइंट इदम जी ने पॉइंट आउट किया है कि रील्स, ये जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, अपने लाइफ से उसको हटाना है, बट कंप्लीटली हटाना नहीं है, थोड़ा बहुत रखिए। ब्रेन जो क्रेव करता है ब्रेन को थोड़ा सा दीजिए कि बट रील आपको कंट्रोल unless and करे। until unless and until you are a content creator, then also you are helping in एग्जैक्टली media, right? एग्जैक्टली। तब तो आप डेफिनेटली, लेकिन हाँ, जो पढ़ रहे हैं जिनका एम कुछ और हो उनके लिए ये और उतना हेल्पफुल नहीं। हेल्पफुल नहीं लेकिन आप होगा। कट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्टूडेंट्स ही मीडिया के हैं, हम इसको एग्जैक्टली कट भी नहीं कर भी नहीं सकते कर लाइफ से। सकते, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब कुछ और दो तीन क्वेश्चंस आपको पूछना है, टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, बस स्पेसिफिकली आपको बताना है। आपने बोला कि सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्टिव है, तो ये तो वी ऑल नो दैट सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्टिव है, बट ये एग्जाम के लिए हम लोगों को बहुत सारा नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये आपने कैसे कवर किया है, बहुत स्पेसिफिकली आपको बताना है, ठीक है?
सो बेसिकली ज्यादातर मैंने पीवाईक्यूज देख, ये भी मैंने पीवाईक्यू से ही कवर किया। तो मैंने देखा कि जैसे एकेडमी अवार्ड्स है, ऑस्कर अवार्ड्स, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ पर्टिकुलर फिल्म मेकर्स है जो बहुत जाने माने फिल्म मेकर्स है, जैसे सत्यजीत रे से तो हर साल ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीजें जो है ना, मैं हर एग्जाम से पहले ऑस्कर अवार्ड्स की लिस्ट तैयार कर देती थी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, कि किसको अवार्ड मिला, कौन सी फिल्म को अवार्ड मिला। फिर उस फिल्म पे ही थोड़ा बहुत विकिपीडिया से रिसर्च करो, या फिर क्या क्या चीजें हाईलाइटेड है इस साल, क्या क्या मीडिया में नई नई, ये इससे भी हेल्प करता है कि ये आप एक दिन में नहीं कवर कर सकते। एक्चुअली मैंने अपने फोन में कुछ न्यूज एप्स रखी हुई है जिसकी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, एंड इफ देयर इज अ मीडिया रिलेटेड थिंग सो आई वुड यूजुअली रीड इट, एंड समटाइम्स आई वुड नोट इट इन माय नोटबुक ऑल्सो। सो ये सब वैसे कवर हो गया। मतलब स्पेसिफिकली अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो आप सोशल मीडिया में जाइए, देखिए, बट आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इस, ऑब्जेक्टिव होना हाँ, चाहिए। ये पर्पस से हम सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपके पास 6 महीने हैं। यही बात लिमिटेड इरम जी टाइम। ने बहुत अच्छे से बताया है। और मैं लास्ट में आपको, इरम जी को, एक बात, बात तो नहीं, एक एडवाइस पूछना चाहती हूँ, मतलब लेना चाहती हूँ इरम जी से, because advice and encouragement is very necessary for our future aspirants. So आप प्लीज बताइए कि आपको सेन एकेडमी कितना, आपने बहुत अच्छे से बताया कि सेन एकेडमी आपको कितना अच्छे से मदद किया है, ऑल एडुकेटर्स आपको कितना हेल्प किया है, सब कुछ आपने बहुत स्पेसिफिकली और अच्छे से डिटेल में बताया है। आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सेन एकेडमी रिकमेंड करेंगे, और क्या न्यू एडवाइस देंगे कि ये जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपका? मैं एडवाइस, तो मुझे लगता कि मैं एडवाइस देने उस पे encouragement, हूँ, लेकिन हाँ, encouragement, सजेशन सजेशन दे सकती हूँ। सजेशन ये दे सकती हूँ कि प्लीज कीप स्टडीइंग। अगर आपका नहीं हो पा रहा है, आप हिम्मत मत हारिए, आप करते रहिए, ठीक है। और अगर आपका नेट हो जाता है ना, डोंट बिकम कंप्लेसेंट, वहां पे रुक मत जाइए, अपना गोल सेट कीजिए, ठीक है। एंड आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, आपको अगर अच्छी गाइडेंस जहां से मिल रही है आप ले लो। अभी आपको सैन अकेडमी से मिल रही है अच्छी गाइडेंस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गाइडेंस लो, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन होता है कि ले गाइडेंस की नहीं ट्यूशन। मतलब जैसे बचपन में होता है ट्यूशन जाए कि नहीं जाए, वैसे ही कोई किसी को सब्सक्राइब करे कि नहीं करे। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप पैसे खर्च करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि हाँ अब तो पढ़ना है, अब तो पैसा भी encouragement। खर्च कर रहे हैं, तो अब तो पढ़ना जरूरी है। तो वो एक थोड़ा वो साइकोलॉजिकल होता है। अदरवाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे, गाइडेंस ले, ताकि आपका जो टाइम है वो काफी बच जाए, आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप रिवीजन में लगाए। एंड मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई सेकंड ये इस वाले अटेम्प्ट में, कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच एज अ गेस्ट फैकल्टी इन अ लॉ कॉलेज। एंड उनको मास कम्युनिकेशन के लिए गेस्ट फैकल्टी चाहिए था। एंड मुझे तब लगता था कि कहीं मेरा गोल से मैं छूट तो नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको भी पता है एज अ टीचर कि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हमें खुद को भी 2 घंटे पहले पढ़ना होता है। तो वो मेरा ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा मेरा प्रिपरेशन ही हो रहा था, क्योंकि मुझे उनको मीडिया लॉज पढ़ाना था, मुझे उनको हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म पढ़ाना था। तो वो खुद से, और जब वो क्वेश्चंस मैंने देखे एग्जाम में, जैसे वेलेस्ली का क्वेश्चन आया था, तो आई वाज लाइक अरे ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ उनको, तो ये मुझे खुद को भी आता है। तो वो चीजें काफी मैटर करती जितना हैं। ज्यादा एंड हम लोग पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतना ज्यादा अच्छे से आता है। इस एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आपने एक मोटिवेशन का क्वेश्चन भी पूछा था, कि आप मोटिवेट कैसे करते थे खुद को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक टाइम आता है कि आप थक जाते हैं, आप सैचुरेट हो जाते हैं, आपको लगता है कभी आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आई यूज टू हैव that kind of fears in me, but I'm very thankful to my family, my sister, my mother and my father, and मेरा पिछले साल रिश्ता भी हुआ, एंड आई गॉट एंगेज, so my partner also, I'm very very thankful to him. He has always been supportive and motivating me to go for he understands the importance of this, so he always motivated me. He always asked me, he always told me ki, yeah, you can do it. You don't have to worry, you don't have to fear about anything. And similarly my parents also, they've always been my backbone since my childhood. Even my sister, she gets so happy
happy when I do something. So that's very important. And obviously, last but not the least, I want to thank Sen Academy, Satyam sir, Shilpi ma'am, Kajal ma'am. आप शिल्पी मैम और काजल मैम के वीडियोस भी मैं देखती थी जब मुझे रिवीजन करना होता था ना, तो मैं आप लोगों के वीडियोस भी फिर से देखती थी। उससे मैं रिवाइज, सत्यम सर के वीडियोस तो देख चुकी थी, फिर आपके वीडियोस से थोड़ा रिवाइज भी करती थी। तो यू ऐसा लगता था कि इवन दो आप लोग दूर थे, लेकिन ऐसा लगता था कि सामने ही है, कोई है जो मुझे पढ़ा रहा है। इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में मैं सेन एकेडमी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। एंड सेन एकेडमी के साथ, सेन एकेडमी में जो मेरे टीचर्स थे, सत्यम सर है, आप है, काजल मैम है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय टीचर्स फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी ऑल्सो। उनके लिए, उनको भी मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो, दे हैव ऑलवेज मोटिवेटेड एंड सपोर्टेड मी, एंड सो हैव यू ऑल्सो। आई हैव बीन blessed to have really good teachers इन माई लाइफ, एंड थैंक यू सो मच। एक स्टूडेंट अगर कुछ भी अचीव करता है तो उसका जो मेन श्रेय होता है वो पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी होता है, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, आई वुड रियली लाइक टू टेल देम कि प्लीज आप हिम्मत मत हारिए। कभी भी आप अगर नहीं कर पा रहे हैं क्रैक, अगर आप इस जर्नी में हैं, तो अंडरस्टैंड कि आप साथ साथ सीख भी बहुत रहे। सीखना हमारा मेन एम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे, प्लीज स्टे फोकस्ड। आप होपफुली आप उसके बाद जरूर इसको क्रैक करेंगे। डिफिकल्ट तो है लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस मेहनत करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, एंड यू विल बी एबल टू। और अच्छे गाइड्स के अंडर आप ये मेहनत कीजिए। अगर करेंगे तो आपका टाइम बहुत जो है ना, बहुत टाइम बच जाएगा। और अगर आपका नेट हो गया, सो उधर ही स्टॉप मत कीजिए, अपना गोल जो है वो जेआरएफ रखिए, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली आप भी ये क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस। थैंक यू सो मच, रिधम जी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।